डॉक्टर वो भगवान है जो लाते हैं पेशेंट के अच्छे पल। डॉक्टर वो भगवान है जो लाते हैं पेशेंट के अच्छे पल, क्योंकि डॉक्टर ही जानते हैं कि कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी के सेल। तो आइए आपको समझाते हैं अपने बॉडी के सेल के बारे में कि सेल होते क्या हैं, सेल कैसे काम करते हैं और क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। तो हेलो एवरीवन, आई एम आशीष तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल जेनजी सीओई, जहाँ पे हम समझाते हैं किसी भी टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल कंटेंट के साथ सिंपलेस्ट वे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बायो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है सेल। हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि सेल कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेल होते क्या है, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। और अगर आपको बायो अपनी मजबूत करनी है, अगर आपको बायो में इंटरेस्ट डेवलप करना है ना, तो आप मान जाओ कि आपको सेल बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। तो सेल, जैसा कि हम शुरुआत करेंगे सेल के बारे में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोली गई है सेल के बारे में। सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आइए समझते हैं एक एक करके कि हमने सेल को स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला है। अब बहुत छोटी सी बात है, मैं आपसे बोलता हूँ कि जो आपकी बॉडी है, जो आपके गार्डन में प्लांट की बॉडी है, या कोई एनिमल की बॉडी है, डॉग है, कैट है, लायन है, एलिफेंट है, इन सब की बॉडी किससे बनी है, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किससे हुआ है। तो आप एक सिंपल सा आंसर क्या बोलोगे, सर हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है ना, वो एक सेल से हुआ है। चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म हो, किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है वो किसी और नहीं बल्कि वो सेल से होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल कि अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बॉडी का करना है तो हमको सेल चाहिए। अब बात करते हैं कि हम क्यों बोलते हैं सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्यों बोलते हैं सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप लेक्चर को वहां पे सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कुछ बोलोगे मैं उस बात को सुनूंगा। ये सारे फंक्शन बॉडी के हमारे कोई और नहीं, सेल परफॉर्म करता है। दैट्स व्हाई आई से दैट कि सेल आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर लाइफ में, लिविंग सिस्टम में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है ना, सेल परफॉर्म करता है। अब देखते हैं हम सेल को क्यों बोलते हैं कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ कि चाहे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर, चाहे फिर एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि आप और मैं, अगर मेरी बॉडी को बना के रेडी करना है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर बना के रेडी करना है, तो आपको फंडामेंटली कम से कम आपको एक सेल तो चाहिए होगा। हालांकि मैं इस बात को जानता हूं कि सेल से छोटे कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लियस सेल से छोटा है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल से छोटा है, क्लोरोप्लास्ट सेल से छोटा है, लेकिन ये जो सेल से छोटे यूनिट्स है ना, ये अपने आप में लिविंग, ये अपने आप में एक लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते। ये एक लिविंग सेल के सारे वर्क इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कॉल कि अगर एक लाइफ को बना के रेडी करना है तो आपको कम से कम एक सेल तो चाहिए। दैट्स व्हाई वी कॉल सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है, प्यारे से बच्चों, हमको ये देखना है कि सेल की डिस्कवरी किसने की। सेल ये वर्ड कहां से आया। तो सेल जो वर्ड है ना, मैं आपको बता दूं रियलिटी, भाई साहब इसका कोई नाता नहीं होता लिविंग से। सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको, सेल का कोई नाता लिविंग के काम से नहीं होता। सेल का मतलब तो क्या होता है, स्मॉल रूम। इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटे छोटे रूम। कभी जैसे आप जेल गए हो, ओके आप तो जेल नहीं जा सकते, आप प्यारे बच्चे हो, मान लो कभी आपने जेल को देखा हो, जैसे आपने कभी मूवी में देखा हो, किसी सीरीज में देखा हो, तो जेल में क्या होता है, लाइन से छोटे छोटे यहाँ पे रूम बने होते हैं। तो आप जानते हो जेल को हम सेल भी बोलते हैं, बिल्कुल वही। अब हुआ क्या, रॉबर्ट हुक, ये भैया आपके सामने यहाँ पे फोटो में है, ठीक है, जो रॉबर्ट हुक भैया है ना हमारे सामने, इन्होंने 1665 में, कब, इन्होंने 1665 में इस बात को ऑब्जर्व किया कि जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से, आपके सामने माइक्रोस्कोप है, जब इन्होंने इस माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया एक प्लांट के कॉर्क के स्लाइस को, जब इन्होंने प्लांट के कॉर्क के स्लाइस को ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप से, तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया भाई जब मैं सेल को ऑब्जर्व करता हूं ना, तो मुझे सेल में क्या दिखता है, मुझे सेल में ये दिखता है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रूम है। जैसा कि जेल में लाइन से रूम बने होते हैं, वैसे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रूम है। ये बोले कि यार ये जो कॉर्क है ये प्लांट का पार्ट है, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो मतलब कि मैं जब लिविंग को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे उसकी बॉडी में कुछ और नहीं दिखता, मुझे उसकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे रूम दिखाई देते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये बोल दिया
कि जो लिविंग सिस्टम है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि ये सेल मतलब कि स्मॉल रूम से बना हुआ है। आई बात समझ? अब मैं आपको एक बात समझा दूं बेटा, ये जो लेक्चर हमारा है ना, ये आपको बस पास कराने के लिए नहीं है। ये लेक्चर आपको बस सीबीएसई एग्जाम में मार्क्स लेने के पर्पज से नहीं है। इस लेक्चर का पर्पस नेक्स्ट लेवल का है। ये नेक्स्ट लेवल क्या है अभी हमारा? ये हमारा नेक्स्ट लेवल ये है कि हम चाहते हैं कि आप इस लेक्चर को देख के ना बस सीबीएसई एग्जाम में नहीं, बल्कि आप अच्छे अच्छे ओलंपियाड, अच्छे अच्छे एग्जाम में अपना धमाका करके आओ, अपने आप को शो करके आओ कि मेरे पास कितनी नॉलेज है। और मैं आपसे इस बात को प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया अच्छे से, तो आपको किसी भी पेड क्लास की आवश्यकता नहीं है। चाहे कितने भी बड़े कोचिंग को आप कंपेयर कर लो, हम आपको उससे बेहतर कंटेंट देंगे। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप मुझसे डिमांड क्या करते हो। मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, चाहे कितने बेस्ट कोचिंग की बात कर लो, किसी लेवल की बात कर लो, मैं आपको उससे बेस्ट कंटेंट देके दिखा दूंगा, बशर्ते आप ये मुझे बताओ कि आपकी डिमांड क्या है। ठीक है? क्योंकि हमारा एक ही पर्पस है कि हमको एजुकेशन नहीं देना, बस हमको क्वालिटी एजुकेशन देना है कि बच्चा रट्टा मार के चीजें याद नहीं करेगा, बच्चा चीजों को कॉन्सेप्चुअली और गहराई से समझेगा। ये हमारा पर्पस है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े आपके सामने यूट्यूब पे आपको पढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दैट्स वाई बेटा मैं आपको इस लेक्चर में ना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं आपको इस लेक्चर में कुछ चीजें रेड कलर से समझाने वाला हूँ। जो आपके सामने रेड कलर से लिखा होगा ना, आप समझ जाओ कि वो आपका हल्का सा एडवांस लेवल है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे मुझसे पढ़ेंगे ना, तो वो आम जनता की भीड़ से नेक्स्ट लेवल जाए, वो अलग ही शाइन करे। भाई ये बच्चा आशीष सर से पढ़ के निकला हुआ है, ये बच्चा आशीष सर से पढ़ा है, इसको इसकी जो नॉलेज है ना, ये अलग ही लेवल की होगी, गारंटी इस बात की है। ठीक है? तो बेटा जो भी आपको पूरे स्लाइड में आपको रेड कलर से दिख जाए ना, उसको तो आप जरूर पढ़ लेना। आई नो कि आपके एनसीईआरटी से बाहर की बात है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपसे पढ़ लोगे ना तो आप पूरी भीड़ में अलग ही शाइन करोगे। मैं बोल रहा हूँ इस बात को, तो प्रॉमिस करो मुझसे कि आप वो जरूर पढ़ोगे, उसको याद करोगे। बेटा उसे आप कहीं एक बॉक्स बना के लिखना, उसे आप बॉक्स बना के लिखना कि भाई ये चीज ना मेरी बुक में नहीं है, बट ये मुझको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाने में हेल्प करेगा, ये मुझको निखारेगा, ये मेरा बेस मजबूत करेगा आगे किसी भी अच्छे एग्जाम के लिए, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे फिर वो आपका नीट या जेई का एग्जाम। ठीक है ना? तो प्रॉमिस करो इस बात को आप कि जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, आप ईमानदारी से उसको लिखोगे, उसको याद करोगे। बाकी चॉइस आपकी है, एनसीईआरटी प्योर आपको मिलेगा। और आपके लिए, आप बाकी बच्चों से पीछे ना रहो जो पेड कोर्स लेते हैं, इसलिए मैं आपको वो सब भी यहाँ पढ़ाने वाला हूँ कि आप उनसे भी 2 कदम आगे रहो। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके बाद क्या हुआ कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर को। भाई ये खाली बैठे थे, इनका टाइम पास नहीं हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, बोले कि काम करते हैं, मेरे पास जो लेंस है ना, इससे ऑब्जर्व करते हैं पॉन्ड के वाटर को। ठीक है? इससे ऑब्जर्व करते हैं पॉन्ड के वाटर को। और जब इन्होंने पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया, तो इनको मिला क्या, इस पॉन्ड वाटर के अंदर क्या है, इस पॉन्ड वाटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है। क्या है बेटा इनके अंदर? एनिमल जैसे ऑर्गेनिज्म इनको यहाँ पे दिखाई दिए, बट ये वास्तव में एनिमल नहीं थे। अब इन्होंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया था क्या, इन्होंने एक्चुअल में ऑब्जर्व किया था प्रोटोजोआ को। इन्होंने ऑब्जर्व किया था प्रोटोजोआ को, जिसको आप क्या बोलते हो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इन्होंने ऐसे चीजों को ऑब्जर्व किया था। तो ये बाय डिफॉल्ट पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बेटा फर्स्ट टाइम क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया लिविंग सेल। क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने फर्स्ट टाइम पे? लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया इन्होंने पहली बार। ठीक है? सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व द लिविंग सेल वेरी फर्स्ट टाइम। और इन्होंने बाद में क्या किया, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक रेड बॉक्स के अंदर, इन्होंने बाद में लिविंग सेल के ग्रुप में इन्होंने ऑब्जर्व किया था क्या, इन्होंने आरबीसी ऑब्जर्व किया, इन्होंने अपने डेंटल प्लाक, टूथ के कुछ प्लाक निकाल के इन्होंने वहां पे बैक्टीरिया ऑब्जर्व किए, और इन्होंने साथ में ऑब्जर्व किया था स्पर्म सेल को। So he observed these cells also. So he was the first person to observe the living cell. Okay, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब डिस्कवरीज आगे बढ़ती गई, लोग अवेयर होते गए। अब इसके बाद क्या होता है कि रॉबर्ट ब्राउन, एक भाई आते हैं हमारे 1831 में, बहुत ग्रेट पर्सन थे। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया क्या, न्यूक्लियस। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। और मैं फिर आपको एक बात समझा दूं बेटा, न्यूक्लियस का भी नाता ना, रियलिटी बताऊं, जो काम न्यूक्लियस का होता है उससे कोई नाता नहीं होता इसका। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सेल या किसी चीज के सेंटर में लोकेटेड कोई चीज, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। सेंटर में लोकेटेड कोई चीज, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेल जो होता है ना, उसके सेंटर में कुछ एक बॉडी होता है जो कि सेल को कंट्रोल करता है। और सिंस ये सेंटर की बॉडी है, सेंटर में एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई मैं इसको न्यूक्लियस बोलने वाला हूँ।
ठीक है, so he was a person who observed the nucleus very first time in the 1831। इन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया 1831। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब भाई पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया, अरे सेल है भैया, आप सेल से बने हो भैया, आप भी सेल से बने हो, रॉबर्ट भैया बोलते हमारे सेल से बने हो, अरे सब सेल से बने हैं, प्लांट सेल से बना है, पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सेल पूरे मोहल्ले में फैल गया भाई साहब कि सेल सेल सेल। अब यहाँ पे ये हुआ कि यार मान लो कोई आम इंसान पूछता है, एक जनरल सा बंदा, मान लो कि आप में से कोई टिंकू इस बात को पूछता है कि भैया बता दो सेल क्या है। अब टिंकू को आप क्या समझाओगे, ठीक है, तो अब टिंकू भी इस बात को समझ पाए कि सेल क्या होता है। तो स्लाइडन और स्वान ने एक सेल थ्योरी प्रपोज की, इन्होंने एक सेल थ्योरी प्रपोज किया। इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बताया कि हम बोलते हैं भैया कि जो आपको समझाना है कि सेल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे किसी को। इससे पहले इस बात को जानो बेटा, स्लाइडन जो थे, स्लाइडन एक क्या थे, ये मैं रेड से लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। ये एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, वो जो प्लांट पे स्टडी करते हैं, राइट। ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी किया अपना, और ही कंप्लीटेड हिज स्टडी इन द 1838। स्वान भाई थे हमारे क्या, जूलॉजिस्ट, ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी किया, और इन्होंने अपने काम को कंप्लीट किया था 1839 में। अब इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके एक दूसरे के काम को समझ के 1839 में इन्होंने प्रपोज किया क्या, सेल थ्योरी। इन्होंने प्रपोज किया सेल थ्योरी। फिर क्या बोलते हैं, ये बात बोलते हैं कि इन्होंने एक लाइन बोला कि अगर आपको जानना सेल क्या होता है ना, ये बोले कि एक बात याद कर लो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे सिंगल सेल चाहे एक से ज्यादा सेल से बना हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। कि अगर आपको ये जानना है कि सेल क्या है, तो सेल वो चीज है कि जो हर एक लिविंग सिस्टम को बना के रेडी करता है। ठीक है, ये बात इन्होंने बताया सेल के बारे में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब एक सेल नाम की चीज है। सेल वो चीज है जो लिविंग को बनाती है। आप इतना याद कर लो। इसके बाद स्लाइडन ने इस बात को ऑब्जर्व किया, इसके बाद स्वान ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जितने भी सेल होते हैं ना, वो एक बाउंड्री से कवर्ड होते हैं। उस बाउंड्री को बोलते हैं क्या, आज की तारीख में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्यारे से बच्चे, इस बात को आप ध्यान देना कि स्वान ने इस बात को बताया था कि सेल के पास एक बाउंड्री होती है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और स्वान ने भी इस बात को ऑब्जर्व किया, और स्वान ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट सेल होते हैं, इन प्लांट सेल के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है। बहुत ध्यान देना इस बात को कि प्लांट सेल के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इस यूनिक प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस यूनिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ये दोनों बातें स्वान ने बताई थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने पूछा, भाई बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया सुन के कि आपने बताया सेल क्या होता है, लेकिन ये तो बताओ ये सेल आते कहां से हैं, सेल कहां से आते, न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इसके बाद इसका जवाब तो इनके पास नहीं था। इन्होंने भाई इस बारे में कोई बात नहीं बताई थी कि न्यू सेल कैसे आते हैं। अब इसके बाद युद्ध के मैदान में आते हैं एक भाई, उनका नाम है क्या, उनका नाम है रुडोल्फ वर्शो। ये नाम आपको ध्यान देना है, रुडोल्फ वर्शो इसके बाद आता है, और वो बोलते भाई हम बताते हैं सेल कैसे आते हैं। इन्होंने बताया क्या, इन्होंने एक बोला कि आपने एक मंत्र याद कर लो। क्या कर लो भाई, मंत्र याद कर लो, छोटा सा मंत्र याद कर लो। वो मंत्र हमारा क्या है, ये बोले, आप मेरे साथ साथ बोलोगे सारे कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोलना है आप सबको, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बोले अगर आपको ये बात पता है तो आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा कि सेल कहां से आते हैं। इन्होंने बोला इसका मतलब ये होता है कि ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल है ना, वो सारे सेल पुराने सेल से आते हैं, क्योंकि पुराने सेल डिवीजन करके एक से दो सेल को बनाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और इसका मतलब क्या होता है कि ऑल द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और पुराने सेल डिवाइड करते हैं नए सेल को फॉर्म करने के लिए। ये बात इन्होंने बोली थी कब, 1855। तो प्यारे से बच्चों, हमने अब तक किया सेल की डिस्कवरी, किसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है और किसने क्या रोल प्ले किया। अब समझते हैं कि जो हम इतनी तारीफें सेल की कर रहे हैं कि सेल क्या है, किसने बोला, क्या डिस्कवरी हुई, तो आखिर सेल को अगर मुझे ऑब्जर्व करना है, सेल को मान लो आप में से आयुषी को ऑब्जर्व करना है, सेल को मान लो आप में से मनीष को ऑब्जर्व करना है, वो कैसे ऑब्जर्व करेगा। तो बेटा हमारे पास होता है एक इंस्ट्रूमेंट, इसे क्या बोलते हैं, आप सब पहचानते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि इसका क्या नाम है। वेरी नाइस, लिखो, देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है।
तो अब मैं बता रहा हूं इसका नाम होता है क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अगर मुझे किसी सेल को ऑब्जर्व करना है तो मुझे चाहिए होता है भाई क्या, माइक्रोस्कोप। जैसा कि टर्म बता रहा है माइक्रो, जो माइक्रोस्कोपिक चीजों को देख पाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में आपको क्या क्या बातें जाननी है, इस बात का ध्यान। बेटा अगर आप इसको यूज करते हो सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, तो आप ना यहाँ से देखते हो, जो आपकी आंखें होती है ना, अपनी आंखों को यहाँ पे आप अपने नैन चक्षु को यहाँ पे रखते हो किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, तो इसे बोलते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं आई पीस। मतलब कि वो लेंस जहाँ पे आप अपने आंखों को रखते हो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसे बोलते हैं आई पीस। इसके बाद जो स्लाइड है जिसके ऊपर आप सेल को देखने वाले हो, उसको आप रखते हो यहाँ पे, और इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस, कि वो लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के पास है। इसे बोलते हैं क्या, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। इसे बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट, मतलब कि अगर आपको एडजस्ट करना है कि ये स्लाइड में रखा ऑब्जेक्ट सेल में कैसे देखूं, कहां पे उसका इमेज फॉर्मेशन होगा, तो इसको हम घुमाते हैं। और इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट। अगर आपको इमेज शार्प ऑब्जर्व करनी है, अगर आपको शार्प इमेज पानी है, तो आप इसको रोटेट करोगे, आप इसे घुमाओगे, इससे आपको शार्प इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट हो गए एक माइक्रोस्कोप के, जो आपको आपके क्लास के 9th क्लास के हिसाब से पता होना चाहिए, क्योंकि आपके वाइवा में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने माइक्रोस्कोप यूज किया है तो बताओ किसका क्या काम होता है। ठीक है, बढ़िया, आगे ओके। अब इसके बाद मजा आ रहा है, पक्का मजा आ रहा है आप सभी को, एंजॉय कर रहे हो ना, वेरी नाइस। ठीक है, ऐसे एंजॉय करना है, पढ़ना है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, मैं बस आपको एनसीईआरटी की बाउंड्री में बंद करके नहीं रखने वाला। मैं आपको जितने भी क्लासेस 9th क्लास की होती है, मैं सबसे बेस्ट कंटेंट दूंगा, इस बात का मैं आपको दावा करता हूँ, प्रॉमिस है मेरा। ठीक है ना, बस आप यहाँ पे जुड़े रहो, बस आप मन लगा के कॉपी और पेन लेके बैठ के पढ़ते रहो। ठीक है, इसके बाद अब मुझे समझना है, जब सेल की डिस्कवरी होगी भाई, तो सेल कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के सेल हैं। अब मान लो आप में सभी क्या बोलते हैं कि ऋषिका बोलती है सर सेल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे ओवल शेप का सेल हो गया, ब्रांच सेल हो गया, या सिलेंड्रिकल सेल हो गया, बहुत सारे सेल होते हैं सर ऐसे। तो फिर एक बच्चा बोलता है मानो अरे सर ऐसे कैसे, मैंने पढ़ा है सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अब मैं किसे सही मानूं, मुझे ऐसा लगता है कि मानो का आंसर भी ठीक है, मुझे लगता है कि ऋषिका का आंसर भी ठीक है। अब मैं बोलूं किससे कि कौन ठीक है। अब देखो, जब भी हम करते हैं क्लासिफिकेशन, जब भी हम कोई चीज क्लासिफाई करते हैं ना, तो हमारे पास एक बेसिस होता है, आधार होता है कि मैं किस बेस पे क्लासिफाई करने वाला हूं। तो हमने सेल को क्लासिफाई किया इस बेस पे कि सेल का शेप क्या होगा, कि सेल का शेप क्या होगा। मैंने इस बेस पे क्लासिफाई किया शेप ऑफ द सेल, तो मुझे मिले सेल तो बहुत सारे टाइप के हैं। जैसे कि सेल ओवल हो सकता है, सेल ओवल हो सकता है जैसे कि ओवम, या फिर फीमेल गैमिट एग सेल बोल लो आप। मुझे मिलता है सेल तो क्या बोलते हैं कि डिस्कॉइड, कैसा सेल, डिस्कॉइड, या फिर वो बाइकॉनकेव, वो बाइकॉनकेव शेप का हो सकता है जैसे कि आरबीसी हो गया। फिर मुझे मिलता है सेल तो भैया आपका ब्रांच, कैसा सेल आपका ब्रांच हो सकता है जैसा कि कौन, जैसा कि न्यूरॉन सेल हो गया। अब मुझे मिलता है कि सेल आपका सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, सेल कैसा, सेल सिलेंड्रिकल भी हो सकता है जैसे कि मसल फाइबर्स हो गए। तो मुझे मिला कि शेप के बेस पे सेल बहुत सारे पॉसिबल है भाई, बिकॉज शेप ऑफ द सेल डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शन क्या है। मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि शेप ऑफ द सेल डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शन क्या है। अब मैं जानता हूँ कि लिविंग सिस्टम में फंक्शन एक और दो तो होते नहीं, फंक्शन बहुत सारे होते हैं भाई। लोकोमोशन करना है, मूवमेंट करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है, बॉडी में हमारी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है, ट्रांसमिशन करना है, फूड को स्टोर करना है, बहुत सारे काम पॉसिबल है। तो इसलिए सेल के शेप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल, अब इसके बाद देखते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल कितने टाइप के होते हैं। कि जो सेल का अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, सेल का अपना खुद का स्ट्रक्चर कैसा बना है, इसके बेस पे सेल कितने टाइप के होते हैं। मुझे यहाँ पे इसका आंसर मिलता है कि सेल 2 टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे। एक होता है क्या, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और एक क्या होता है भाई, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखो
आपके सामने सुंदर सी इमेज है, बहुत सुंदर सुंदर इमेज यहाँ पे लगा रखी है मैंने। आप मुझे देख के कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा सेल बेटा आपको ऐसा लग रहा है कि जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बड़े उसके अंदर सिस्टम बने पड़े हैं, बहुत एडवांस टाइप का लग रहा है। तो आप कहोगे सर अनडाउटली वो यूकैरियोटिक सेल है। आप देख पाओगे कि सेल के अंदर कितने सारे खुद के सिस्टम बने पड़े हैं जो कि बहुत ही अलग दिखाई दे रहे हैं। बल्कि अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल को, तो मुझे क्या मिलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जस्ट एक बाउंड्री है, ठीक है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा है, इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और वहां पे डीएनए उसका ऐसे ही फ्लोट कर रहा है। प्रोकैरियोट के पास आपको ये बिल्कुल नहीं मिलेगा कि इसकी बॉडी में कोई उसकी तरह एडवांस या कॉम्प्लेक्स चीजें बनी पड़ी है, ठीक है। तो इस बेस पे कि सेल के अंदर कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसा हो रखा है, मैं उसे क्लासिफाई करता हूँ दो कैटेगरी में, और ये दो कैटेगरी होती हैं प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक टाइप ऑफ दिस सेल, ठीक है। अब मुझे देखना है डिटेल में कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस और क्या क्या होते हैं, तो आप देखिए डिफरेंस हमारे पास बहुत सारे हैं, डिफरेंस की गिनती नहीं है भाई साहब, इतने डिफरेंस हमारे पास है, इतने डिफरेंस आपको बता देंगे कि आप गिन नहीं पाओगे, गिन तो लोगे, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा कि अब क्या डिफरेंस होता है प्रो और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अब डिफरेंस की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, ये हो गया यूकैरियोटिक सेल, और ये हो गए कैरेक्टर्स कि मैं किस बेस पे इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं, ठीक है। अब देखते हैं बेस्ड ऑन द साइज ऑफ दिस सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज, इनका जो साइज है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। बल्कि जो यूकैरियोटिक सेल है ना, यूकैरियोटिक बड़े बड़े साइज के सेल होते हैं, इनका जो साइज होता है उसकी शुरुआत ही 5 माइक्रोमीटर से होती है, और ये 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग या इतने बड़े बड़े सेल हो सकते हैं। तो यूकैरियोट बड़े साइज के हैं, प्रोकैरियोट छोटे साइज के सेल होते हैं। अब देखिए बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो जैसा हमने अभी आपको डायग्राम दिखाया कि प्रोकैरियोट के पास सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता, सिंपल सी बॉडी इनकी बनी होती है, एक मेम्ब्रेन है, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उसके अंदर डीएनए तैर रहा है, और कुछ हल्के फुल्के वहां पर राइबोसोम और कुछ वहां पे वेसिकल तैरते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यूकैरियोटिक सेल का कि इसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो इनकी बॉडी के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनकी बॉडी के पास अच्छे खासे मेम्ब्रेन से बने हुए कंपार्टमेंट होते हैं जहां पे बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं भाई यहाँ पे न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं केंद्रक, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में केंद्रक, जो केंद्र में होता है, जो सेंटर में होता है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, जो प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, इसके नाम में इसके बारे में छुपा हुआ है। प्रो मतलब होता है पहला, आपने सुना है कि बहुत से गेमर आपके फ्रेंड क्या बोलते हैं, यो ब्रो इज प्रो, क्या आपका भाई प्रो है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, वो ये बोलना चाहता है जो आपका भाई है ना, ये भाई इस गेम में नंबर 1 पर है, सबसे पहले है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब देखो तो देखते हैं प्रो का मतलब क्या होता है बेटा, पहले, आगे या नंबर 1, ठीक है। और कैरी ऑन बेटा आपके पूरे जीवन काल में, आपके पूरे जीवन काल में कहीं पे शब्द आ जाए कैरी ऑन, तो आप समझ जाओ प्यारे से बच्चे कि कैरी ऑन का मतलब ये होता है, कैरी ऑन का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस, ठीक है। आपके पूरे जीवन काल में जब भी शब्द आ जाए कैरी ऑन, तो आप समझ जाओ कि कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस पहले टाइप का है। अब पहले टाइप का मतलब क्या है, जो पहले अर्थ पे आया था। अब देखते हैं जो पहले अर्थ पे न्यूक्लियस आया था ये था कैसा, ठीक है। तो बेटा जो जो न्यूक्लियस पहले अर्थ पे आने वाले सेल के अंदर था ना, उसके पास न्यूक्लियर कंटेंट तो था, उसके पास डीएनए था, लेकिन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम की चीज नहीं थी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सेल को ड्रॉ करता हूँ, तो इस सेल के अंदर जो डीएनए है ना बेटा, जो डीएनए है ये किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री से बंद नहीं था, ये सिंपली बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री के था। तो इसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बल्कि जो आपके सामने यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है ना, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री है, दैट्स व्हाई वी कॉल कि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक है। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इनके सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एक्चुअली में एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एब्सेंट है। तो प्यारे से बच्चों प्रोकैरियोट के पास
उसके सेल के अंदर मेम्ब्रेन से बंद जो ऑर्गेनेल्स है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मतलब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसके पास गोल्गी एपेंडिक्स नहीं होता, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोट की, तो यहाँ पे फिर से उल्टा हो गया है बेटा। यूकैरियोट में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट के पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपेंडिक्स ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं, सब पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं राइबोसोम। क्या होता है राइबोसोम? जो प्यारा बच्चा जानता है कमेंट करके बता दो राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम बोलते हैं प्रोटीन बनाने की मशीन। ठीक है, तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोट है इनके पास होता है 70S टाइप का, और यूकैरियोट के पास ये होता है 80S टाइप का। और यूकैरियोट के अंदर जो बैठे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो उसके अंदर बैठे हैं क्लोरोप्लास्ट, उनके पास 70S टाइप का होता है। दैट्स व्हाई यूकैरियोटिक सेल के पास राइबोसोम 70-80 दोनों एस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोट के पास क्रोमोसोम सिंगल होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है, बल्कि जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट के पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं मीसोसोम का। मेरे प्यारे से बच्चे इस बात को समझ जाओ कि जो मीसोसोम है ना, मैं इसको रेड कर रहा हूँ, आप समझ गए ना, समझ जाओ। रेड का मतलब क्या है कि अब ये आपको ओलंपियाड की ओर लेके जा रहा हूं मैं, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो ये आपकी चॉइस है। पढ़ना है तो लिख लेना, नहीं पढ़ना तो इसको स्किप कर देना। ठीक है, अब देखिए मीसोसोम क्या होता है। मान लो कि ये एक सेल है, ये क्या है भाई, एक सेल है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का सेल है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये अपने आप को अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर लेता है, ये अपने आप को अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर लेता है और बनाता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीसोसोम। ठीक है, तो इट्स ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोट में एब्सेंट होता है, ध्यान देना इस बात का। ठीक है, तो मीसोसोम प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट, एब्सेंट इन द यूकैरियोट। इसके बाद बात करते हैं एग्जिस्टेंस का। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, ये अर्थ पे पहली बार आए। जो अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई है वो प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। सो दे केम फर्स्ट ऑन द अर्थ। और जो यूकैरियोटिक सेल हैं, ये प्रोकैरियोटिक से मॉडिफाई होके इवॉल्व होने के बाद बने हैं। तो यूकैरियोटिक कुछ और नहीं बल्कि ये प्रोकैरियोटिक का एक एडवांस वर्जन टाइप का सेल है। ओके, आप कहोगे सर आपने इतनी सारी बातें बता दी प्रोकैरियोट के बारे में, यूकैरियोट के बारे में, ये तो बता दो कि ये है कौन, ये प्रोकैरियोट है कौन सा सेल। आपने इतनी सारी बातें कर ली, मुझे एक एग्जांपल तो बताओ कि मैं कौन से ऑर्गेनिज्म को बोलूं कि सर ये प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है। तो वो कौन होता है बेटा, ये होता है बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब के सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अमीबा से लेके पैरामीशियम, पैरामीशियम से लेके फंजाई, फंजाई से लेके प्लांट, प्लांट से लेके एनिमल, ये सब के सब बनते हैं किससे, यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं ये यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं।